रमा अपने घर के मंदिर में सुबह की आरती कर रही होती है। तभी दरवाजे पर दूध वाला आकर आवाज लगाता है। अरे कोनो जगह है कि नहीं? अम्मा जी दूध ले जाइए। जय माता दी। ये दूध वाला बिना पूजा के समय ही टपकता है। अरे बहू जरा दूध ले ले। रमा की आवाज लगाने पर उसकी बहू भवरी पतीला लेके दूध वाले के पास पहुंच जाती है और दूध लेकर रसोई में रखकर नहाने चली जाती है। अब जब 9 बजने के बाद भी घर में किसी को चाय नहीं मिलती तो रमा का बेटा अरुण उबासी लेते हुए कहता है, वाह, आज चाय नसीब नहीं होगी क्या? नहाने के बाद भी उबासी आ रही है। अब तो चाय पिला दो। हाँ भाग्यवान, 9 बजने को आया है लेकिन चाय अब तक नहीं आई। अरे मैं भी तो कब से चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। कहीं बहू दोबारा जाकर सो तो नहीं गई? बहू, अरे ओ बहू, चाय बने कि नहीं? चाय कैसे बनेगी? दूध तो है ही नहीं। दूध नहीं है? रमा, आज दूध वाला नहीं आया क्या? अरे कैसी बात कर रही बहू, दूध वाला आया तो था और आवाज़ भी तो लगा रहा था। तूने दूध नहीं लिया क्या? दूध तो मैंने लिया था माँ जी, लेकिन कहाँ रखा मैं भूल गई। अरे फिर भूल गई? ऐसे कैसे भूल गई? भला ये कोई भूलने वाली चीज़ है? अरे अब ये सब छोड़ो, देखो दूध कहाँ रखा है और जल्दी से चाय बनाओ। रमा रसोई में जाती है, सब जगह देखती है। तब जाकर उसे फ्रिज के पीछे दूध का पतीला रखा हुआ दिखाई देता है। बताओ, रसोई में दूध रखकर भूल गई। अरे बहू भी ना भुलक्कड़ होती जा रही है। रमा की बहू भौरी वैसे तो बड़ी समझदार और तेज तर्रार थी, लेकिन अक्सर रसोई में आकर वो चीज़ें भूल जाया करती। क्यों? ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। अब बात एक रोज़ की है जब महेश रमा के हाथ के छोले खाने की फरमाइश करता है। रमा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट छोले नहीं खाए। खाएंगे भी कैसे पापा जी? माँ जी ने तो खाना बनाना कब से छोड़ रखा है। अरे बहू के होते भला मैं क्यों खाना बनाने का कष्ट करूं? और वैसे भी अब मेरे हाथों में वो स्वाद कहाँ। देखो भाग्यवान, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज बहुत मन कर रहा है तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे खाने का, तो आज तो बना ही दो। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो बना देती हूँ, पर रोज़ रोज़ ना ऐसी फरमाइशें करने मत बैठ जाइएगा। उम्र हो गई है, ज़रा कम चटोरे बनिए। अरे उम्र से भला खाने का क्या लेना देना? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा पापा जी। अरे बस बहुत बातें हो गई। जा बहू, छोले भिगोने के लिए रख दे और शाम को उबालने के लिए गैस पर चढ़ा दियो। मैं ज़रा कमला के यहाँ होकर आती हूँ। शाम के समय भौरी रसोई में जाती है छोले उबालने के लिए और गैस पर कुकर चढ़ा देती है। तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। हाँ माँ, कैसी हो? कितने दिनों बाद फ़ोन किया आपने। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ोन के चक्कर में भौरी कुकर में छोले डालना भूल जाती है। कुछ ही देर में रमा घर आती है तो उसे कुछ जलने की बदबू आती है। वो सीधा रसोई में जाती है जहाँ वो खाली कुकर को गैस पर चढ़ा देखती है, जो कि जलकर काला पड़ गया था। हाय हाय, कुकर का तो सत्यानाश कर दिया। आ बहू, कहाँ मर गई? क्या हो गया माँ जी? क्यों चिल्ला रही हैं आप? हाय राम, ये कुकर कैसे काला हो गया? या तो मुझसे पूछ रही है या मुझे बता रही है? खाली कुकर चढ़ाकर कौन सा खास पकवान बनाने वाली थी? खाली कुकर? पर मैंने तो छोले उबालने के लिए चढ़ाया था कुकर। लेकिन कुकर में छोले डालना तो भूल ही गई ना नासपिटी। अरे क्या होता जा रहा है बहू तुझे? रसोई में आकर तेरी याददाश्त को जंग क्यों लग जाता है? माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं जानबूझकर चीज़ें भूल जाती हूँ। अरे नहीं याद रहा छोले डालना, अब क्या करूँ मैं? दोनों की बातें चल रही होती है, तभी वहाँ महेश आ जाता है। अरे बहू, तैयार हो गया क्या छोले चावल, या अभी और समय लगेगा? तैयार नहीं, बेकार हो गए, क्योंकि तुम्हारी भुलक्कड़ बहू कुकर में छोले डालना ही भूल गई और खाली कुकर जलकर खाक हो गया। हे भगवान, एक दिन की फरमाइश तो ये हाल। बस बहू, जवानी में तुम्हारी याददाश्त का ये हाल है, फिर हमारी उम्र में तुम्हारा क्या होगा? पापा जी क्या करूँ, रसोई में आती ही ना मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। वैसे तो मुझे सब याद रहता है। लगता है अरुण को कहकर तेरे लिए बादाम मंगवाने पड़ेंगे बहू। इतना कहकर रमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है।
समय बीतता है, लेकिन बहू की भूलने की आदत में रमा को कोई सुधार नजर नहीं आता। अरुण बादाम का पैकेट भी लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। ये लो माँ बादाम। घर में मेहमान आने वाले हैं क्या, जो इतने महंगे बादाम मंगवाया आपने? मेहमान नहीं, तेरी भुलक्कड़ बीवी के लिए मंगवाया है। रसोई में जाती नहीं कि उसकी याददाश्त ही चली जाती है। परसों कढ़ाई में सब्जी बना रही थी और गैस ऑन करना भूल गई। कहीं भौरी को भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई माँ? अरे भला ये कोई सी बीमारी हुई? मुझे तो लगता है बहू रसोई के काम से बचने के लिए ऐसा जानबूझकर कर रही है। वैसे तो उसे सब याद रहता है। तो आप उससे रसोई का काम छीन लो, उसे रसोई में जाने ही मत दो। ये क्या बोल रहा है तू? अगर वो रसोई में काम नहीं करेगी तो क्या तू करेगा, नालायक? अ, मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो रसोई में जाकर बातें भूल जाती है तो आप उसे रसोई में भेजो ही मत। क्या पता कुछ दिन ऐसा करने से उसकी भूलने की आदत में कोई सुधार आ जाए। अरुण की बात सुनकर रमा अपना दिमाग चलाती है और अगले दिन से अपनी बहू का रसोई में जाना बंद कर देती है। भौरी बाजार से सब्जियां लेकर आती है और उन्हें रसोई में रखने जा रही थी कि तभी सामने रमा आ जाती है। अरे माँ जी, ऐसे रास्ते में क्यों अड़कर खड़ी हो? रसोई में जाने दो, सब्जियां रखती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू रसोई में जाएगी और सब्जियां फ्रिज में रखना भूल गई तो हाँ, सब्जियां तो बाहर रखे रखे सड़ जाएंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? वही तो कह रही हूँ जो अक्सर होता है। ला, मुझे दे दे सब्जियों का थैला। रमा भौरी के हाथ से थैला लेकर रसोई में चली जाती है। अगले रोज सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। माँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया आपने। कुछ भी कहो, भौरी के हाथों से ज़्यादा स्वाद है आपके बनाए खाने में। मैं क्या कह रही थी, आज खाना तो माँ जी ने बनाया है, मैं आप सबके लिए जाकर कुछ मीठा बना दूँ? नहीं 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 भौरी, तुम रहने दो। तुम खीर बनाने रसोई में जाओगी और दूध में चावल डालना भूल गई तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम रहने दो। अरे पर इस तरह जब भी भौरी रसोई में जाने की कोशिश करती, सभी उसकी भूलने की आदत को लेकर उसे रसोई में जाने से रोक देते। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। भौरी को रसोई में गए तो भौरी खुद ही परेशान हो जाती है। क्या मुसीबत है, इतने दिनों से अपने हाथ का बना खाना नहीं खाया और माँ जी कि मुझे रसोई में जाने ही नहीं दे रही। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ? भौरी बहुत सोचती है, फिर एक पेन और पेपर उठाकर उस पर कुछ लिखने लगती है। कुछ ही देर में पेपर लेकर अपने घर वालों के सामने जाती है। बहू, ये कौन सी लिस्ट बना कर ले आई? राशन तो अभी कुछ दिन पहले ही आया है। माँ जी, ये राशन की लिस्ट नहीं है, बल्कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने सब लिख लिया है। बस बहुत हो गया, रसोई में खाना आज मैं ही बनाऊंगी, वो भी बिना कुछ भूले। देख लो बहू, तुम्हारे भूलने के कारण कहीं हमें उटपटांग खाना ना खाना पड़े। भौरी की इतना जिद करने पर रमा उसे रसोई में भेज देती है और उस दिन भौरी कुछ नहीं भूलती। अब रमा को सब ठीक लगता है। तभी एक रोज़ जब रमा रसोई में जाती है तो वो देखती है कि रसोई के सारे नल चालू है, जिस कारण पूरा रसोई पानी से भर जाता है। अब क्या था, रसोई की ऐसी हालत देखकर रमा अपनी बहू को आवाज़ लगाती है। रमा की आवाज़ सुनकर भौरी भागी भागी रसोई में आती है। ये क्या है बहू? अरे सारे के सारे नल चालू थे, मैंने आकर अभी सारे नल बंद किए। हे भगवान, मैं तो बर्तन धोने के बाद नल बंद करना ही भूल गई थी। माँ जी माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना छोटी सी गलती हो गई, पर आप चिंता मत कीजिए, रसोई की सफाई मैं अकेले ही कर लूँगी। हाय दया बहू, फिर भूल गई तू। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? किसी दिन तुम मुझे मत भूल जाइयो कि मैं तेरी सास हूँ। अरे मुझे तो छोड़, मुझे तो डर है कि किसी दिन तू खुद को मत भूल जाना कि तू कौन है। इतना बोलकर रमा वहाँ से चली जाती है। बेचारी भौरी अब रसोई की सफाई करने लगती है और सफाई करते करते वो ये बात भूल जाती है कि जब उसकी सास ने उसे आवाज़ दी थी वो उस समय कपड़े प्रेस कर रही थी। अब कुछ देर बाद जलने की बदबू रमा के नाक में जाती है। ये घर में से महक कैसी आ रही है? महक की बदबू है, जैसे कुछ जल रहा हो। इतना बोलकर रमा उस बदबू का पीछा करती है, अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू प्रेस चालू करके कपड़ों के ऊपर रखकर चली गई है, जिस वजह से कपड़ा पूरी तरह से जल चुका है। और वो कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि रमा की ही साड़ी थी। हाय दया, इस कल मुही को मेरी ही साड़ी मिलनी थी जलाने के लिए। और अब भौरी बुलक्कड़। एक बार फिर रमा की आवाज़ सुनकर भौरी सारा काम छोड़कर भागी भागी अपने कमरे में आती है, जहां रमा अपनी जली हुई साड़ी भौरी को दिखाती है।
मेरी बेवकूफ भोली और भुलक्कड़ बहू, ये क्या है? तू जानती भी है तूने जिस साड़ी को चलाया ना, वो साड़ी कितनी महंगी और मेरी मन पसंदीदा साड़ी थी। माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। एक काम खत्म नहीं होता कि आप दूसरा काम बता देती है। और मैं ना सच में भूल गई थी कि मैं आपकी साड़ी प्रेस कर रही हूँ। मैं तो बस आपकी आवाज़ सुनकर भाग भाग कर रसोई में चली गई। अरे बहू, तू इतनी छोटी छोटी चीजें कैसे भूल जाती है? हे भगवान! इतना बोलकर रमा वहीं पर बैठ जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। एक दिन स्वर्गलोक में शिवजी बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ माता पार्वती आ जाती है। क्या हुआ नाथ, बड़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ पार्वती, देखो तो पृथ्वी लोक कितना शांत और सुंदर लग रहा है। ना कोई प्रदूषण, ना ध्वनि। लग रहा है लोगों को अकल आ गई है। अरे आप भी भोले हैं। हाँ, वो तो पूरी दुनिया को पता है कि मैं भोले से हूँ। नहीं ईश्वर, दरअसल पृथ्वी में कोरोना चल रहा है, जिसके कारण सब लॉकडाउन में हैं, जिससे पृथ्वी को सांस लेने का समय मिल गया। ओह, तो ये बात है, वही मैं सोच रहा था। खैर, आप बताएं क्या चल रहा है? पृथ्वी लोक में शिल्पी और उसकी सास का घर आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है नाथ। कारण है उनका प्यार और स्नेह, बिल्कुल किसी माँ बेटी की तरह रहती है दोनों। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोग उनसे सबक ले तो धरती में सास बहू का झगड़ा खत्म ही हो जाए। हाँ, तो मैं और मेरी सहेलियाँ सोच रही थी कि दोनों को स्वर्ग लोक से एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाए। उससे उन लोगों के बीच का प्यार और गहरा हो जाएगा। हाँ हाँ, तो दे दीजिए। किसी दिन अवतरित हो जाइए सास बहू के सामने और कर दीजिए उनकी इच्छा पूरी, जो भी वो चाहती हो। तो माता पार्वती क्या सोच रही हैं? आपने कह दिया तो ठीक है, मैं किसी दिन ऐसा ही करती हूँ। वहीं धरती में शिल्पी और उसकी सास। अरे बहू उठ जा, सुबह हो गई है, चाय लाई हूँ, चल मिलकर दोनों साथ में पीते हैं। हाँ माँ, आइए ना बैठिए, सुबह आपका चेहरा देखती हूँ तो दिन अच्छा जाता है। ऊपर से पार्वती माँ ये सब देख रही होती हैं। अच्छा माँ, आप जल्दी से नहाकर पूजा कर लीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। सास नाश्ता करते हुए। अरे शिल्पी, हमेशा मेरी पसंद का ही नाश्ता बनाती है। अरे कभी अपनी पसंद का भी कुछ बना लिया कर। माँ, जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। दोनों सास बहू खुशी खुशी रहती हैं। उसी रात सास के सामने पार्वती माँ अवतरित होती है। अरे माँ, आप धन्य हूँ मैं, जो जीते जी आपके दर्शन हो गए। सासू माँ हाथ जोड़ लेती है। रुकिए, मैं अपनी बहू शिल्पी को भी बुला लेती हूँ। अरे शिल्पी, ओ शिल्पी! तभी शिल्पी भी वहां आ जाती है। माँ, आपके साक्षात दर्शन से हम धन्य हो गए। वैसे माँ, आपने जो जेवर पहने हैं वो तो असली ही होंगे ना? कितने सुंदर हैं। नकली काम धरती लोक में ही होते हैं बेटा। वैसे धन्य तो पृथ्वी लोक है आप दोनों से, जहाँ सास बहू के बीच इतना प्रेम है। हम हर रोज आपको स्वर्गलोक से लाइव देखते हैं। तो क्या वहाँ रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी है? साक्षात देव मुनि नारायण जी है ना, पूरा हाल सुना देते हैं अगर कुछ मिस हो जाए तो। वैसे यहाँ मैं इसलिए आई हूँ कि तुम लोगों की कोई एक इच्छा पूरी करूँ। बोलो, क्या चाहिए इनाम के रूप में तुम लोगों को? माँ, मैं ना एक बार स्वर्गलोक देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी। पार्वती माँ सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, मंजूर है, लेकिन वहाँ से आने के बाद वहाँ की सारी याद मैं खत्म कर दूंगी। शिल्पी और सास दोनों मान जाती है
और फिर शुरू हो जाती है यात्रा स्वर्गलोक की। लेकिन वहीं नारायण भगवान सीधे पहुंच जाते हैं माता पार्वती के पास। नारायण नारायण माता, स्वर्ग में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जीवित व्यक्ति को स्वर्गलोक घुमाया जा रहा है। नारायण नारायण। हाँ मुनिवर, वो लोगों की इच्छा थी और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन आपने गलत किया माते, क्योंकि ऐसी कोई सास बहू हो ही नहीं सकती जो लड़ाई ना करे। मुझे शिल्पी और उसकी सास पर बहुत विश्वास है। आप भी ना बहुत भोली हैं। चलिए, आपका ये भ्रम मैं थोड़ी ही देर में दूर कर देता हूँ। अभी थोड़ी ही देर में दोनों सास बहू आपके पास लड़ते लड़ते ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा माते। नारायण नारायण। ये बोलकर भगवान नारायण वहां से गायब हो जाते हैं। शिव मुस्कुरा कर कहते हैं, क्यों परेशान हो रही हैं आप पार्वती? आपका विश्वास कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। नारायण भगवान सीधे पहुंच जाते हैं शिल्पी और उसकी सास के पास। नारायण नारायण, कैसे हैं आप लोग? मुझे माता पार्वती ने भेजा है, कोई जरूरत हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं, हम ठीक है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुम तो सच में बहुत ही संतुष्टि रखने वाली महिला हो शिल्पी, तभी तुम्हारी सास के साथ गुजारा अच्छे से हो रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी जी तो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा ख्याल रखती है, माँ की तरह सम्मान और विश्वास भी रखती है मुझ पर। अरे तभी तो उस हीरो के हार के बारे में नहीं बताया जो उन्होंने अपनी अलमारी में रखे हैं। उन्हें डर होगा कि कहीं वो हार तुम ना ले लो। नारायण नारायण। शिल्पी की सास ये बात सुनकर हैरान सी रह जाती है। नहीं नहीं मुनिवर, मैं मानती हूँ कि उस हार के बारे में मैंने शिल्पी को नहीं बताया, लेकिन कारण ये हरगिज नहीं है कि वो शिल्पी ले ना ले। हाँ, तो फिर क्या है कारण, बताना जरा। शिल्पी बीच में ही बोल पड़ती है। अरे मुनिवर, कारण क्या है ये मुझे नहीं जानना। हार मम्मी जी का है, ये मैं जानती हूँ। सास हैरान हो जाती है। बहू, कैसे कैसे जानती है तू ये बात? माँ जी, शादी के वक्त आपकी ननद यानी बुआ सास ने मुझे उस हार के बारे में बताया था कि कैसे वो हार आपकी माँ की आपके पास आखिरी निशानी है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप उसे कोई जेवर के रूप में नहीं बल्कि एक निशानी के रूप में देखती हैं, और आपके और बुआ जी के बीच कोई लड़ाई ना हो, इसलिए मैंने आपसे ये बात नहीं की। अरे जीती रहे बहू, जीती रहे, तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। दूर से माता पार्वती और शिव जी नारायण के इस खेल को देख रहे होते हैं। तभी पार्वती वहां आ जाती है और अपने गले से एक हार निकालकर शिल्पी को देती है। ये मिथ्या है कि सास कभी माँ और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बल्कि हकीकत तो ये है कि सच्चा प्यार जब जानवर को भी अपना बना सकता है तो इंसान क्या चीज है। इतना कहकर वे चारों वहां से गायब हो जाते हैं। अब शिल्पी और उसकी सास वापस अपनी जिंदगी में आ जाती है, जहां शिल्पी के गले में वो हार रहता है जो माता पार्वती ने उसे दिया था। लेकिन दोनों सास बहू को ये याद नहीं कि आखिर वो हार आया कहां से। देखिए माँ जी, मैं बाजार से एक बोलने वाला तोता खरीद कर लाई हूँ। क्या बात है माँ जी, इस लाल रंग की साड़ी में आप बहुत सुंदर लग रही हो। अरे वाह वाह, बोलने की कला के साथ साथ ये तो बुद्धिमान भी जान पड़ता है। तूने इसे खरीदकर बहुत अच्छा किया। अगले दिन जब मोना का पति सुभाष ऑफिस के लिए निकलता है, तभी तोता कहता है, मोना बहन, आज तुम्हारे पति का स्कूटर चोरी हो जाएगा। अरे, तू बोलना जानता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। मैं तो अंतर्यामी हूँ, किसी का भी भविष्य बता सकता हूँ। तुम्हें शाम को पता चल जाएगा। और फिर उसी शाम सुभाष परेशान होकर घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, आज मेरा स्कूटर चोरी हो गया, समझ में नहीं आता क्या करूं। मोना खुशी से उछल पड़ती है।
क्या स्कूटर चोरी हो गया? इसका मतलब इस तोते की भविष्यवाणी सत्य हो गई। वाह 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 वाह, ये तो चमत्कार हो गया जी, चमत्कार। अरे भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा स्कूटर चोरी हो गया है और तुम खुश होकर उछल रही हो। अरे मैं तो इसलिए खुश हो रही हूँ कि ये तोता सबका भविष्य बताता है। इसे हर बात पहले से ही पता होती है। आपकी स्कूटर चोरी होने के बाद इसने मुझे सुबह ही बता दी थी। अब आप देखते जाइए मैं इस तोते का कैसे फायदा उठाती हूँ जी। मोना अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग कर उस पर लिख देती है कि सिर्फ 500 रुपए में अपना भविष्य जानिए। अगले दिन वहां एक आदमी आता है। मैं बड़ा परेशान हूँ बहन जी। मेरी भैंस कहीं खो गई है, क्या उसके बारे में कुछ पता चल सकता है? तभी तोता कहता है, अरे मोटे, तुम्हारी भैंस कहीं खोई नहीं है, बल्कि तुम्हारे पड़ोसी जग्गा ने चुराई है। अच्छा, ये बात है। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। ये रहे आपके 500 रुपए। और इस तरह मनोहर को उसकी भैंस मिल जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ उस तोते की बात फैल जाती है और दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने वहां आने लगते हैं। सारा दिन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वाह बहू, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं। क्या तरकीब लगाई है तूने? ये तोता तो किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। माँ जी, आप तो बैठकर बस नोट गिनिए। मोना तोते से सारा दिन काम लेती थी, लेकिन ठीक तरह से उसकी देखभाल भी नहीं करती थी। फिर एक दिन थकान के मारे बेचारा तोता बेहोश हो जाता है और उस दिन सभी लोग वापस लौट जाते हैं। अरे लालची औरतों, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बहू, मैं देख रही हूँ दिन ब दिन इसके नखरे बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, और ये काम चोर होता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, आज इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आज तेरी सजा ये है कि तुझे दिन में सिर्फ एक वक्त खाना मिलेगा। अरे मर गया रे, मैं कैसी चांडाल औरतों के चंगुल में फंस गया हूँ। इस तरह अधिक से अधिक धन कमाने की लालच में पड़कर मोना दिन रात उस तोते पर अत्याचार करने लगती है। फिर एक दिन ये दोनों सास बहू एक नंबर की लालची और मतलबी हैं। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन से वो तोता लोगों को गलत भविष्य बताना शुरू कर देता है। अब इन दोनों की अकल ठिकाने आएंगी। कुछ दिनों के बाद दोनों सास बहू बैठी पैसे गिन रही होती है। तभी बहू, अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए हैं। अब हम अपने लिए एक बड़ा घर बनवाएंगे। जी माँ जी, और साथ में मैं अपने लिए महंगी महंगी साड़ी और एक 9 लखा हार भी बनवाऊंगी। तभी उनके घर के सामने बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। क्या हुआ जी? आप सब लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे भाइयों, ये दोनों सास बहू तो धोखेबाज निकली। हाँ, तुमने सही कहा। उस बोलने वाले तोते के जरिए बड़ी चालाकी से हम सबको बेवकूफ बनाया है इन दोनों ने। अरे, तुम्हारे उस तोते की गलत सलाह की वजह से मेरे घर में आग लग गई। अरे भाई, मेरी तो पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। अभी अभी मेरी शादी हुई थी और मेरी खड़ी फसल बर्बाद हो गई। चुपचाप हमारे सारे नुकसान की भरपाई करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मोना का पति सुभाष उन सब से माफी मांगता है और घर में रखे सारे पैसे लोगों में बांट देता है और उस तोते को पिंजरे से आजाद कर देता है। शिक्षा, किसी ने सच कहा है कि लालच बुरी बला है। गुड़िया की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां उसकी सास सरोज को सब बहुत प्यार करते हैं और कोई उसकी बुराई नहीं सुन सकता। अरे गुड़िया बहू, क्या घर का हाल बना रखा है। पूरा घर गंदा पड़ा है, तभी तो घर में लक्ष्मी नहीं आती।
तो आप ही साफ कर लीजिए, खुद तो कोई काम करती नहीं, बस ऑर्डर चलाना आता है आपको। सरोज से पहली बार किसी ने घर में ऐसे बात की थी। वो जोर से चिल्लाती है, अरे जी, अरे मेरे दोनों बेटों, बड़ी बहू, नाती पोते सबके सब यहाँ आओ। बस क्या था, पूरा परिवार एक जगह आ जाता है। क्या हुआ सरोज, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। माँ जी, मैं आपके गले के लिए तुलसी का काढ़ा बना कर लाती हूँ। अरे माँ, आप बैठो, खड़ी क्यों हो, और हुआ क्या है ये बताओ। गुड़िया सास की ये कद्र देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, अरे बाप रे बाप, सासू माँ ना हुई इंदिरा गांधी हो गई। लगता है अब मेरे ऊपर इमरजेंसी लग कर रहेगी। तभी सरोज घर वालों को बोलती है, अरे सुनिए तो, ये बताइए आप सब इतना परेशान क्यों हो गए? अरे माँ जी, कैसे सवाल कर रही हैं आप इतनी जोर से चिल्लाई, हम लोगों की तो जान ही निकल गई कि कहीं आप मर तो नहीं गई। अरे चुप कर बहू, कुछ भी बोली जा रही हो। तुम लोग तो ये जानते ही हो ना कि इस घर में जो कुछ भी है वो सरोज यानी कि तुम्हारी सास की किस्मत से है। पंडित जी ने साफ कहा है कि इससे गुस्सा नहीं आना चाहिए, वरना। तभी फोन की घंटी बजती है और ससुर फोन उठाते हैं। क्या कहा? 3 लाख का नुकसान? क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, पंडित जी का फोन था। बोल रहे थे कि इस साल 3 लाख रुपए का नुकसान होगा क्योंकि सरोज को अभी अभी गुस्सा आया है। अब गुड़िया सोच में पड़ जाती है कि आखिर पंडित को कैसे पता कि उसकी सास को गुस्सा आया था। ससुर सभी को चेतावनी देकर वहां से चला जाता है कि कोई भी सरोज की बात को न टालेगा और ना ही उसे गुस्सा दिलाएगा। सबके जाने के बाद सरोज यानी कि सास गुड़िया की तरफ देखकर हंसती है। देखा बहू, अभी तो मैंने एक शब्द नहीं बोला, तब ये हाल है। सोच, अगर मैंने तेरा नाम ले लिया होता तो तेरा क्या हाल होता। अब पंगा ना लेना मुझसे। देखिए सासू माँ, मेरा नाम भी गुड़िया है। घर में आपकी इज्जत कम ना करवा दी तो नाम बदल देना। ये बोलकर दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सास तुरंत पंडित को फोन लगाती है। अरे पंडित जी, आप किसी भी हालत में कल घर आ जाइए। और फिर सास पंडित को घर की सारी बात बता देती है। समझ गए ना कि आपको क्या करना है? मोटा काम, मोटा पैसा। दूसरे दिन पंडित जी घर आ जाते हैं। अलख निरंजन। घर के सारे लोग पंडित जी की आवाज पर एक जगह आ जाते हैं। पंडित सरोज के पति से कहते हैं, अरे मूर्ख, तुझे बोला था मैंने कि सरोज को खुश रखेगा तो घर में धन की बारिश होगी। हाँ हाँ पंडित जी, मैंने पूरा ख्याल रखा है सरोज का, पर क्या हुआ? अरे फिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है जो सरोज को पसंद नहीं करता है। ये बोलकर पंडित गुड़िया के पास आ जाता है। सभी गुड़िया की तरफ देखने लगते हैं कि तभी गुड़िया पंडित को कहती है, अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आप माँ जी को कब से जानते हैं? यही कोई 2-3 सालों से। लेकिन पिछले 2-3 साल से तो कंपनी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कभी फैक्ट्री में आग लग रही है तो कभी माल खराब हो रहा है। हाँ गुड़िया बहू, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और मम्मी जी जब तक घर का काम करती रही तब तक घर की और कंपनी की तरक्की होती रही। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने घर का काम करना बंद कर दिया, देखिए तो कैसे कंपनी का मुनाफा लगातार गिरता चला गया। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं बहू। अरे उल्टा पंडित जी के टोटकों में तो हमारा घर खाली और पंडित जी का घर भर गया। तभी पास खड़ी जेठानी कहती है, हाँ, पहले तो पंडित जी साइकिल से आया करते थे और अब कार खड़ी करते हैं। क्या कह रही हो बहू? पंडित जी ज्ञानी है, ज्ञानी उनका नाम है। तुम ठीक कह रही हो बहू। सरोज, तुम कल से काम करना शुरू कर दो, फिर देखते हैं 1 महीने में क्या फर्क पड़ता है। क्यों पंडित जी?
जी जी जी, मैं आज यही बोलने आया था। घर की दशा साफ कह रही है कि मालकिन को ही अब घर का सारा काम करना पड़ेगा, झाड़ू से लेकर खाना बनाने तक, सबका सब। सरोज को पंडित की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो भूल जाती है कि घर के और सदस्य भी खड़े हैं। बस करिए पंडित जी, ये सब बोलने के लिए आपको मैं हर महीने लाखों रुपया देती थी। निकल जाओ इस घर से। क्या कहा सरोज? पंडित तुमसे लाखों रुपए हर महीने लेता था? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही पंडित को सिखाया था कि वो आपको ये समझा दे कि मेरे ही कारण घर में बरकत है, ताकि मैं महारानी बनकर रहूं और ये दोनों बहुएं नौकरानी। पंडित वहाँ से चला जाता है और पूरा परिवार भी अपने कमरे में चला जाता है। तभी गुड़िया सरोज से कहती है, तो देखा सासू माँ, आप महारानी हैं, इससे मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैं नौकरानी, ना 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 ना।